इंसान जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, हर वो चीज जो दुनिया में लंबी हो, बड़ी हो या सबसे ऊंची हो, जिसे पाकर वो खुद को एक गौरवान्वित महसूस करता है। उनमें से एक बड़ी मिसाल थी माउंट एवरेस्ट। इंसान यह सोचता था कि माउंट एवरेस्ट पर जिस दिन चढ़ाई हो जाएगी, मैं उसको पछाड़ दूंगा। ऐसा करते करते दुनिया में हमने बहुत से ऐसे उदाहरण याद करने शुरू किए। बताइए, सबसे पहले ऊंची माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर कौन चढ़ा? बचपन से लेकर अब तक हम इस तथ्य को याद करते आए हैं। तेंजिंग नोर्गे पहले फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट इस समय सुर्खियों में है। नॉर्वे के कारण सुर्खियों में नहीं है। पहला व्यक्ति गया, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी कोई गया होगा, पहला प्रथम भारतीय भी गया होगा, उससे पहले अमेरिकी भी कोई गया होगा। इस तरह करते करते हमने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लोगों को पहुंचने का सिलसिला कुछ इस प्रकार चला कि आज माउंट एवरेस्ट पर कचरे के अंबार बन गया है। मतलब यह है कि यहाँ इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि उसे हटाने में कई साल लग गए। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल और तिब्बत के बीच बॉर्डर बनाती है, जो लोगों को एक अचीवमेंट क्या फीलिंग देती है। आज वह खुद कचरे के नीचे दबी हुई। इंसान ने माउंट एवरेस्ट को भी नहीं छोड़ा और वहाँ अपनी भी छाप छोड़ा है। अगर माउंट एवरेस्ट के लोकेशन की बात करें, वर्तमान में इसकी चुनौती और भविष्य में इसकी संभावनाओं पर विचार करें, तो एक बार के लिए आप इस मैप को देखें। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है नेपाल, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे समिट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी कि समुद्र तल से लेकर सीधे 9 किलोमीटर आगे चल जाइए, इतनी ऊंचाई तक माउंट एवरेस्ट का पीक है। यहाँ पहुँचते पहुँचते संभवतः ऑक्सीजन कम हो जाती है, सामान्य से 1/3 ऑक्सीजन रह जाती है। इसीलिए यहाँ पहुँचने वालों को अपने साथ में ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। लेकिन इंसान को इस चोटी पर पहुँचने के बाद जो फीलिंग आती है, जैसे आज मैं ऊपर और आसमान नीचे वाली फीलिंग आती है, उसकी चाहत में बहुत सारे लोगों ने लाइन लगाकर निकलना शुरू कर दिया। हालत यह है कि आज 6,500 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। लगभग प्रति वर्ष 650 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि जब हम पढ़ते थे कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, उन सबको हटाइए, अब तो कुछ ऐसे लोग हैं जो 25 से 30 बार इसकी चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा जाता है तो यहाँ पर जाने की स्थिति यह बड़ी कठिन है। पहला तो यह कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आपको ऑक्सीजन लेवल मैनेज करना पड़ेगा। आपके साथ में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। एक दिन का ये सफर है नहीं, आप इतनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। अपने साथ में यह अपने आप में कई दिवसीय कार्यक्रम है, तो आपको अपने साथ में भोजन की व्यवस्था भी करनी होगी। नींद आएगी तो उसके लिए टेंट की भी व्यवस्था करनी होगी, ओढ़ने की व्यवस्था होगी। फिर इंसान है तो वह नित्य क्रिया भी करेगा, तो वह गंदगी, मलमूत्र इत्यादि त्याग भी करेगा। ऐसी स्थिति में एवरेस्ट चढ़ने वाले जो मार्ग है वो कितना गंदा हो गया, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यदि हम थोड़ा इसकी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो कहते हैं माउंट एवरेस्ट के पहले तो एक अंग्रेज थे जिन्होंने उनके नाम पर ही इसका नाम पीक 50 कहा था। लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से माउंट एवरेस्ट का निर्माण जो है दो प्लेटों के टकराने से हुई है। एक प्लेट का नाम था इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरा का नाम था यूरेशियन प्लेट। जब दो प्लेट आपस में कोलाइड हुई तो इससे हिमालय का निर्माण हुआ, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई को लेकर अलग अलग दावे रहे हैं। नेपाल कहता है कि 8,848 मीटर है, वहीं हाल ही में चीन ने दुनिया को चौंकाते हुए इसकी ऊंचाई 8,844 मीटर बताई। माउंट एवरेस्ट के नाम के बारे में कहा जाता है कि शुरुआत में इसका पीक 50 नाम था, जो जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 में नाम रखा था। इसको अपने अपने देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नेपाल की बात करें तो यहाँ से इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ होता है आकाश की देवी। वहीं दूसरी ओर जो तिब्बत जो दक्षिण उत्तर में की तरफ स्थित है, इसे चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ होता है पहाड़ों की देवी। जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, आज व्यक्ति इसकी चोटी पर पहुंचकर दुनिया की सबसे ऊंचाई पहुंचने का लाभ उठाता है। लेकिन सोचने की बात है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर पहुंचता है तो उसको पहुंचने में कितना मुश्किल होता होगा, कितना खर्च आता होगा। साथियों, आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति यहाँ पर चढ़ाई करने में 80 लाख रुपए खर्च आता है। लगभग 6,664 लोग जनवरी 2024 में एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जिनमें से 5,899 तो क्लाइंब थे और 6,000 यहाँ पे शेरपा थे। साथियों, एक कामी रीता शेरपा हैं जिन्होंने अब तक 30 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इसके अलावा पूर्वी तासी जिन्होंने 21 बार की चढ़ाई की हुई है। लगभग हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जो है चढ़ाई पूरी कर पाते हैं। एक होता है जाना और उसकी ऊंचाई, चोटी को छूना, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। जाने के लिए तो काफी लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ उस चोटी तक, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है, वहां तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसमें एक पूरी प्रिपरेशन होती है। बेस कैंप पे आपको कई दिन तक रखा जाता है, क्योंकि आप जिस क्लाइमेट से अभी आए हैं और वहाँ की क्लाइमेट और उस चोटी की क्लाइमेट, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। आपको उस क्लाइमेट में धीरे धीरे एडजस्ट कराया जाता है, ताकि आप इतनी जो है ठंड को झेल पाएंगे।
जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के वेरिएशन को आप झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। सन बर्निंग होगी, उसके अलावा ठंड आपको अलग लग रही होगी, उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी बर्फ पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे बहुत तेज रेडिएशन निकलती है, क्या उसकी वजह से जो अपनी आंखों को नुकसान पहुंचेगा उससे आपको किस प्रकार बचा पाएंगे। तो इस तरह के तमाम प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है और उस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसके अलावा अपने साथ में जो भोज्य पदार्थ, टेंट हाउस, ये सारी चीज़ें लेकर के चलते हैं। हालत यह निकलता है कि यहाँ पर गार्बेज का ढेर लग गया है, जिसे आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि जब आप चढ़ाई पर चल रहे होते तो अपने साथ में जीवन यापन करने का सारा साधन लेकर चलते हैं। ऑक्सीजन भी लेकर चलनी है, साथ में टेंट भी लेकर चलना है, अगर इतने दिन का सफर है तो रास्ते में भोजन का भी लेकर चलना है, मेडिसिन हो गया, इसके बाद ठंड से बचने के लिए व्यवस्था हो गया, खुद के सामान इतना भारी होता है। ऐसी स्थिति में जितनी चीज़ों की जरूरत हमें धीरे धीरे खत्म होती है, हम उस चीज़ों को यहीं पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं। इसका हालत आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक अंग बाबू शेरपा जिन्होंने मिशन शुरू किया है, जो कि फ्रोजन गार्बेज जो है, जो ठंड के अंदर जो जम चुका है उसे खोद खोद कर निकाल रहे हैं। हालांकि उसकी मदद जो है नेपाल की सरकार भी कर रही है, और जब उन्होंने इस तरह की चीज़ें खोदनी शुरू की तो यहाँ पे उन्हें कुछ इंसानों के कंकाल भी मिले, जिसे आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जो लोग वहाँ पे गए थे वहीं पर वो लोग कुछ बहुत सारे लोग मरे। ऐसी स्थिति में खुदाई में कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है तो उन तस्वीरों को आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि गैस के सिलेंडर हो गया, इसके अलावा बहुत सारे कचरा जो दिख रहे हैं। नेपाल सरकार के द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इसी वजह से यह अंतर्राष्ट्रीय खबर भी बनती है कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट कैंप इज लिटर्ड विद फ्रोजन गार्बेज एंड क्लीन अप इज लाइकली टू टेक ईयर। यानी एक ऐसा कचरा जहाँ पे जम गया है जिसे साफ करने में कई साल लग सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ जो लोग गए हैं, जो नेपाल सरकार की मदद से नेपाल की सेना और शेरपा ने मिलकर सफाई कर रहे हैं, 11 टन के आसपास कचरा हटा चुके हैं। 1 टन में 1000 kg होता है, यानी कि 11,000 कचरा अभी तक जो 11,000 टन में अभी कचरा हटाया जा चुका है। इसके अलावा इसमें जो बॉडी के स्केलेटन भी प्राप्त हुए हैं, बताया जाता है कि लगभग 40 से 50,000 किलो कचरा अभी भी यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे फूड के पैकेट, गैस के कार्टेज, ऑक्सीजन के बॉटल, डिस्चार्ज के रोप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई पड़ी हुई है। तो यहाँ पे लोगों को इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा परेशानी कर रही है। माउंट एवरेस्ट जो अपने आप में हिमालय की वह चोटी, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग जा रहे हैं, तो जा करके अपनी पहचान वहाँ पे छोड़ कर आ रहे हैं, यह जो कि अच्छी नहीं है। हिमालय का संरक्षण हो, क्योंकि हिमालय भारत, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना इन सबके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज हमारे वर्तमान में जो नदी, झील, तालाब में जो हम सालों साल पानी रहती है, वो कहीं न कहीं वो बर्फ के द्वारा ही पिघल कर आई हुई नदियों, जिसे हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पीने में, नहाने में, ये बहुत सारी चीज़ों में उपयोग करते हैं। ज़रा सोचें कि बर्फ के पानी को पीकर अब तक न जाने कितनी ज़्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशन और शहर बसे हुए चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मानव की गलतियों की वजह से जो पहाड़ों को नुकसान पहुँच रहा है, और इनके नुकसान के होने की वजह से जो भविष्य में संकट है, उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसका जितना नुकसान आने वाले समय में हिमालय को पहुंच सकता है। तो ये खतरे की बात है, जिसकी वजह से पानी की ग्लेशियर पिघलने से जो आ रहा है वो कंटिनेंटेड हो सकता है, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, और जो डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है वह किसी अज्ञात प्रकार की बीमारी को भी शुरू कर सकती है। बाकी आप इस विषय के ऊपर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।